हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज करेंगे केस स्टडी नंबर 12 जो कि आपका केस स्टडी डाइजेस्ट का है। केस स्टडी नंबर 12 और ये पास्ट के मॉक टेस्ट पेपर में भी आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मॉक टेस्ट पेपर है फाइनल न्यू कोर्स का। ये मई 2020 सीरीज का है और ये पास्ट ईयर में भी एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये मॉक टेस्ट में भी है, एग्ज़ाम में भी आ चुका है और आपके केस स्टडी डाइजेस्ट का केस स्टडी नंबर 12 भी है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट आगे के लिए। और ये जो केस स्टडी है इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बार इससे करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और केस स्टडी करने का जो डील करने का जो आपका कैपेसिटी है वो आपका बहुत डेवलप होगा ये एक बार करने से। तो आप इसको एक बार ध्यान से करिएगा। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि स्टडी पढ़ना कैसे है। अगर कोई पहली बार देख रहा है हमारे चैनल पे वीडियो तो सबसे पहले वो केस स्टडी पढ़ना कैसे है ये जाने। इसके लिए आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें, उससे आपको पता चलेगा केस स्टडी पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वाला पार्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट। तो फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस you are required to advise whether the agreement entered into by HRWC and its activity pursuant thereto constitute a permanent establishment in India. Justify your answer with reasoning and decide case law if any. ये केस लॉ भी बोल रहा है, अगर कोई है तो उसके थ्रू भी हमें डिसाइड करना है। दूसरा क्या है, एडवाइस RCIL वेदर इट इज required to withhold any tax on payment to HRWC. State reasoning with your answers. Determine the residential status of Pride Inc. for itna under Income Tax Act. Advice payer limited as to whether tax on fees for professional services paid to Pride Inc. has to be deducted under section 194J और 195। इनमें पूछ रहा है कि हमको जो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फ़ी पे किए हैं नॉन रेजिडेंट को, फॉरेन रेजिडेंशियल को, जो मैंने एक फ़ॉरेन कंपनी को जो पे किया है तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए उसमें हम 194J में डिडक्ट करें या फिर 195 में डिडक्ट करें। 194J में प्रोफेशनल सर्विसेज का आता है और 195 में आता है कि अगर फॉरेनर को हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 195 में डिडक्ट करते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और इस केस स्टडी को मैं पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये अगर मैं केस स्टडी तुरंत पढ़ने लग जाऊं तो आपको, अगर मैं 10 बार भी पढ़ दूं आपके सामने तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एक्टर्स इतने ज़्यादा हैं। एक्टर्स मतलब आप एक्टर्स मूवी वाले एक्टर्स नहीं, एक्टर्स इसमें इतने ज़्यादा मिलेंगे आपको, इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, नाम में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगा, इसका मैं आपको प्रोविज़न से करवाऊँगा। रेजिडेंशियल स्टेटस से परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको एक प्रोविज़न करवाऊँगा। उसके बाद हम केस स्टडी को पढ़ेंगे। तो मैं वो जो करवाऊँगा प्रोविज़न, आपको केस स्टडी पढ़ते पढ़ते आपका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चंस का। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोविज़न्स करवाता हूँ। ये है आर्टिकल 5 परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। तो आप देखिए परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहते किसे हैं। क्वेश्चन 1 में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा था कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट जो कंपनी फॉरेन की कंपनी है इंडिया में जो वो काम कर रही है तो वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। क्योंकि वो बोल रहा है कि नहीं मैंने तो यहाँ बस 3 दिन के लिए काम किया है तो ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। वो केस स्टडी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले मैं आपको एक प्रोविज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होता क्या है, मीन्स फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच बिजनेस ऑफ एन इंटरप्राइजेज इज होली और पार्टली कैरीड ऑन। कोई फिक्स प्लेस होना चाहिए बिजनेस का और उस फिक्स्ड प्लेस के थ्रू बिजनेस ऑफ द इंटरप्राइजेज होली और पार्टली कैरीड आउट होना चाहिए। और आर्टिकल 5(1) इसमें क्या कह रहा है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कब होगा इंडिया में, पी एग्जिस्ट इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। ये सारे कंडीशंस भी सेटिस्फाइड होने चाहिए तभी पी इंडिया में एग्जिस्ट होगा। इसको हम डिस्पोजिशन टेस्ट भी कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा डिस्पोजिशन टेस्ट। अगर आपको अलग से भी क्वेश्चंस आ गया, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पोजिशन टेस्ट। तो डिस्पोजिशन टेस्ट अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया अलग से भी तो आपको ये रेफरेंस देना है आर्टिकल 5 का और ये आपको लिखना है, ये कंडीशंस लिखने हैं फिर एक्सप्लेन करने का डिस्पोजिशन टेस्ट क्या है। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। एक इंटरप्राइजेस होने चाहिए,
कोई इंटरप्राइजेस होने चाहिए। सच इंटरप्राइजेस क्या कर रही है, कोई बिजनेस करनी चाहिए, वो इंटरप्राइजेस के थ्रू क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। देयर इज ए प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो बिजनेस कहाँ होना चाहिए, किसी जगह पे होनी चाहिए, उसके लिए कोई प्लेस होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एक इंटरप्राइज होना चाहिए। वो इंटरप्राइजेस क्या कर रही है, बिज़नेस कैरी आउट कर रही है, और बिज़नेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, प्लेस की ज़रूरत होगी। तो क्या होना चाहिए, इंटरप्राइज। देखिए लिंक करके इसको पढ़िए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटरप्राइजेस होना चाहिए। इंटरप्राइज क्या करेगा, बिजनेस करेगा, और बिजनेस कहाँ करेगा, किसी जगह पे करेगा, तो प्लेस होना चाहिए। इंटरप्राइजेस होना चाहिए, इंटरप्राइजेस क्या करेगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस कहाँ करेगा, किसी जगह पे करेगा, और बिजनेस सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज एट द डिस्पोजल ऑफ द इंटरप्राइजेस। डिस्पोजल का मतलब यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि डिस्पोजल का मतलब क्या है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्पोजल। सच सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज एट द डिस्पोजल ऑफ द इंटरप्राइजेस। मे बी ऑन्ड भी हो सकता है, रेंटेड भी हो सकता है, बट मस्ट बी वन विच इज़ इंटरप्राइजेस हैज़ इफेक्टिव पावर टू यूज़। पूरा कंट्रोल होना चाहिए उस पर उस जो सच प्लेस ऑफ बिजनेस है, सच प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे ने क्या पढ़ा, सबसे पहले एक इंटरप्राइजेस होना चाहिए। वो इंटरप्राइजेस क्या करेगी, बिजनेस कैरी करेगी। बिजनेस कहाँ कैरी करेगी, किसी कोई जगह होना चाहिए, तो प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ द इंटरप्राइजेस। सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज एट द डिस्पोजल, मतलब यहाँ पे होता है कि अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने प्लेस तो ले लिया रेंट पे, लेकिन वो हमारे बिज़नेस करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। वो सच प्लेस ऑफ बिज़नेस क्या होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ द इंटरप्राइज। डिस्पोजल का मतलब यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो रेंटेड हो या अपना ऑन हो, ठीक है। तो वो डिस्पोजल होना चाहिए, और उस पर हमारा पूरा इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। ये कंट्रोल, ये पूरा आप इसको एकदम सेट कर लीजिएगा। इफेक्टिव पावर टू यूज़ होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इसी पे और ये डिस्पोजल पे हमारा ये पूरा केस स्टडी डील होगा इस लाइन पे। यही है डिस्पोजिशन टेस्ट। डिस्पोजिशन टेस्ट क्या होता है, द प्लेस ऑफ बिजनेस इज फिक्स्ड होना चाहिए। इट मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड एट द डिस्टिंक्ट प्लेस विद द सर्टेन डिग्री ऑफ परमानेंस, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन बिल्कुल आपको टिप्स पे होना चाहिए, यानी कि मैं बुक देख के निकाल के लिखूँगा। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपको किसी में भी डीटी में भी आ सकता है, तो ये आपको बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए ये सारे कंडीशन, और इजी है बिल्कुल याद करना। क्या करना है, बिजनेस करने के लिए क्या होना चाहिए, इंटरप्राइजेस होना चाहिए। इंटरप्राइजेस हम क्यों बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए बनाते हैं ना। तो सेकेंड कंडीशन क्या हुआ, बिजनेस हो गया। और बिजनेस हम कहाँ करते हैं, किसी जगह पे ही करेंगे, तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, डिस्पोजल के लिए होना चाहिए, मतलब अवेलेबल होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। और सच बिजनेस क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। सच प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसे लिंक करके याद करिए, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब याद हो गया ये सारे कंडीशन, मतलब सच बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, एक तो प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ऊपर से वो क्या होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ द इंटरप्राइजेस, मतलब वो इंटरप्राइजेस के लिए अवेलेबल होना चाहिए यूज़ करने के लिए, और उस पर इंटरप्राइजेस का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, आर्टिकल 5 आपको याद रखना है। अब हम केस स्टडी पे जाएंगे। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, आप लोग आराम से ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। मैं आपको पढ़ते पढ़ते इसको सारे टर्म ना आपको जो जो इंक्लूड करना है आंसर्स में, वो सब आपको टिक कर लेने हैं। एक बार मैं फिर से क्वेश्चंस देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। फ्रॉम द फैक्ट ऑफ द केस यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस वेदर द एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय HRWC एंड इट्स इफेक्टिव and its activity pursuant thereto constitute permanent establishment in India. Justify your answer with reasoning and decide case law opinion। इसमें केस लॉ है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का है, और वर्सेस CIT है। हाँ, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है उसने क्या किया था, देखिए फार्मूला मैं एक स्टडी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको उससे मैं कनेक्ट करके आपको फार्मूला 1 का पूरा बताऊँगा स्टोरी क्या है। देखिए, Horse Racing World Championship HRWC, a company incorporated under the law of the United Kingdom। मैं शॉर्ट नोट बना लेता हूँ। HRWC हो गया, यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट हुआ है। HRWC UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। विशेष टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हॉर्स रेसिंग इंडिया लिमिटेड HRIL। HRIL इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट कर रहा है। HRWC are associated enterprises. By way of agreement, HRIL will license all the commercial rights in the championship for a पीरियड ऑफ 100 ईयर्स टू HRWC। HRWC को वो कमर्शियल राइट्स दे रहा है, इंडिया की जो कंपनी है। कनकॉर्ड एग्रीमेंट विल ऑल्सो बी एंटर्ड इनटू बिटवीन HRWC एंड द
participating team through with HRWC will be given the exclusive commercial rights in relation to the horse racing championship, which it could exploit directly or through its affiliates. As per the agreement, HRWC had the right to include the race course in which race could be प्लेस्ड। इसमें HRWC को एग्रीमेंट के अंदर पूरा राइट मिल जाता है कि राइट टू इंक्लूड द रेस कोर्स इन विच रेस विल बी कंट्रोल। रेस कोर्स का पूरा राइट मिल जाता है उनको HRWC को। फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द हॉर्स रेसिंग इवेंट इन इंडिया, HRWC विल ऑल्सो एंटर इनटू रेस प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट विद रेस कॉन्ट्रैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड RCIL के साथ HRWC अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। ये RCIL क्या करेगा, RCIL पूरा ऑर्गेनाइज करेगा और उसको कुछ ऑर्गेनाइज करेगा। देखिए अब क्या है, कंडक्टिंग हॉर्स रेसिंग इवेंट कंडक्ट करेगा RCIL, ठीक है। और हॉर्स रेसिंग इवेंट कंडक्ट करेगा, प्रमोशन करेगा। ये हॉर्स रेसिंग इवेंट प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट विद रेस कॉन्ट्रैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड RCIL एन इंडियन कॉन्ट्रैक्टर ग्रांटिंग इट राइट टू होस्ट करेगा, स्टैग करेगा, प्रमोट द हॉर्स रेसिंग इवेंट इन महालक्ष्मी रेस कोर्स इन इंडिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ इतना $1 मिलियन। अब इसने HRWC ने क्या किया, HRWC UK की कंपनी है, इसने सबसे पहले तो HRIL से इन्होंने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के थ्रू सारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट HRWC ने ले लिया। अब HRWC क्या कर रहा है, इसको HRIL को ये दे रहा है पूरा एग्रीमेंट, और पूरा इससे जो है ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज करने का और प्रमोट करने का सारा काम RCIL को दे रहा है। और इनसे ये क्या कंसिडरेशन ले रहा है HRWC एंड इट्स एम्प्लॉई विल हैव। इसमें आप पूरा ध्यान रखिएगा। देखिए ये इन्होंने इसको दे दिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट इनको दे दिया है, लेकिन ये पूरा कंट्रोल इसमें यहाँ पे HRWC का होगा। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कंट्रोल HRWC का होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे P के लिए क्या होना चाहिए, हमारा इंटरप्राइजेस होना चाहिए। इंटरप्राइजेस क्या होना चाहिए, बिजनेस कर रही हो। इंटरप्राइजेस यहाँ HRWC है, वो बिज़नेस भी कर रही है, हॉर्स रेसिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी है इंडिया में, और वो क्या है, डिस्पोजल के लिए पूरा कंट्रोल भी है। कंट्रोल भले ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट किसी और को दे दिया है, कि वहाँ पे कंट्रोल पूरा क्या होगा, यहाँ पे HRWC का होगा। देखिए आगे हम जो पढ़ेंगे, HRWC एंड इट्स एम्प्लॉई विल हैव फुल एसेस टू द महालक्ष्मी रेस कोर्स। फुल एसेस है HRWC के पास। एंड HRWC विल ग्रांटेड एसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स एट अ टाइम ड्यूरिंग द रेस। बस छः सप्ताह के लिए सिर्फ उनको एसेस होगा, क्योंकि पूरे साल तो चलेगा नहीं रेस कोर्स, साल में बस कुछ 1 आध महीने चलते हैं। And that the SS will be for a period of 5 years. The duration of the race promotion contract and RCIL's capacity to act will be extremely limited. RCIL का दिख रहा है यहाँ पे कैपेसिटी एक्ट, RCIL का काम करने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड होगा। The agreement included that the circuit is required to be constructed in the form and manner प्रिस्क्राइब्ड बाय द HRWC। सर्किट HRWC के हिसाब से भी यहाँ पे बनाया जाएगा। और फर्दर HRWC शैल भी, ये सारे आपको लाइन लिखने हैं, तो आपको ये लिखने के लिए आपको तभी के तभी, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना मार्क, ऐसे आपको मार्क कर लेने के आगे मुझे ये सब लाइनें इनकॉर्पोरेट करने अपने आंसर में। फर्दर HRWC मतलब इनकॉर्पोरेट क्यों करने हैं, जस्टिफाई करने के लिए। क्या जस्टिफाई करने के लिए, कि HRWC का कंट्रोल है, पूरे जो ऑर्गेनाइज पूरा जो इवेंट हो रहा है उस पर HRWC का पूरा कंट्रोल है। ये जस्टिफाई करने के लिए हमें ये सब लाइन इंक्लूड करनी पड़ेंगी। सर्किट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि सर्किट इसके हिसाब से बन रहा है। फर्दर HRWC शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ द इवेंट इन द चैम्पियनशिप ऑल्सो। HRWC शैल हैव फुल एक्सेस टू द पिट, पेडलॉक एंड बिल्डिंग्स। इनको पूरा एसेस होगा ये सारे लिखने की, क्योंकि पूरा एसेस है HRWC के पास, इसलिए कंट्रोल है HRWC का। इस तरह से आपको लिखना है। ड्यूरिंग द एसेस पीरियड, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, वर्डिंग में सेम टू सेम वर्डिंग वहाँ पे लिखना है, कि हम कंट्रोल को कैसे जस्टिफाई करेंगे वो वाला पॉइंट लिखना है आपको, और फिर उसके बाद नीचे ये सारी लाइनें लिख देनी है। एक्सेट्रा। ड्यूरिंग द एसेस पीरियड द पासेस इशूड बाय द HRWC शैल नॉट बी क्वेश्चनड बाय द RCIL। ये भी लिखना है कि पासेस HRW पूरा कंट्रोल पासेस इशू करने का HRWC के पास है। RCIL शैल नॉट परमिट एनी रिकॉर्डिंग ऑफ फुटेज ऑफ द इवेंट इन द
कन्फाइन ऑफ द सर्किट और द लैंड ओवर विच इट हैज़ कंट्रोल। अब आरसीआईएल को तो ऑर्गेनाइज करने का दे दिया पूरा काम, लेकिन आरसीआईएल को इतना भी अथॉरिटी नहीं है कि वो फुटेज रिकॉर्डिंग कर सके। इससे क्या पता चलता है, पूरा कंट्रोल यहाँ पे एचआरडब्ल्यूसी का है। ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू द इवेंट शैल बी इरिवोकेबल एंड अनकंडीशनली असाइंड टू द आरसीआईएल। पूरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो इरिवोकेबल है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इससे भी क्या पता चल रहा है, पूरा कंट्रोल एचआरडब्ल्यूसी का है। बस इसी का खेल है, यहाँ पे कंट्रोल का ही खेल है, पूरा कंट्रोल पे ही ये पूरा गेम चलेगा। तो आपको ये इस पर पूरा ध्यान देना, ये सारे इंक्लूड करने हैं आपको पॉइंट्स। आरसीआईएल शैल बी मैंडेटेड टू एंटर इंगेज अ थर्ड पार्टी अप्रूवल बाय द आरसीआईएल टू कैरी आउट ऑल द सर्विसेज रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल टेलीविजन फीड्स इन क्लाइंट्स व्यू। अब क्लाइंट्स देखिए आरसीआईएल क्या कर रहा है, क्या कह रहा है इन क्लाइंट्स व्यू। ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट विल ओनली बी 3 डेज, सिर्फ 3 दिन का ही है इवेंट, सिर्फ 3 दिन का है। देयर विल बी लिमिटेड ग्रांट ऑफ एसेस, हमें उसे तो बस एसआरडब्ल्यूसी को बस लिमिटेड एसेस है, लेकिन हमने क्या देखा, पूरा कंट्रोल है। विच में नॉट बी सफिशियंट टू कंस्टिट्यूट डिग्री ऑफ परमानेंस, वो 3 दिन का है इसलिए, और लिमिटेड एसेस है इसलिए डिग्री ऑफ परमानेंस है ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोल रहा था, डिग्री ऑफ परमानेंस होना चाहिए। कंडीशन क्या था, इंटरप्राइजेस होना चाहिए, बिजनेस कैरी आउट होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और सच प्लेस क्या होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ द इंटरप्राइजेस, मतलब अवेलेबल होना चाहिए यूज़ करने के लिए, इफेक्टिव पावर होना चाहिए, और प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। और यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब यहाँ पे भी फिक्स्ड प्लेस है, और यहाँ पे भी कंडीशन में क्या है कि सब डिग्री ऑफ परमानेंस होना चाहिए। इट मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड एट अ डिस्टिंक्ट प्लेस विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ परमानेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको जस्टिफाई करना है कि डिग्री ऑफ परमानेंस कैसे है। डिग्री ऑफ परमानेंस नहीं है ये बोल रहा है इंटरप्राइजेस, नेसेसरी टू इस्टेब्लिश पी ऑल्सो इन क्लाइंट्स ओपिनियन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक विल बी डन बाय आरसीआईएल एंड हेंस एचआरडब्ल्यूसी विल नॉट हैव डिस्पोजल ओवर द ट्रैक। अच्छा, यहाँ पे डिस्पोजल भी बोल रहा है कि हमें तो अवेलेबल ही नहीं है ट्रैक बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे क्या था, कंडीशन था ना, डिस्पोजिशन टेस्ट है ना, डिस्पोजिशन टेस्ट। देयर शैल बी प्लेस ऑफ बिजनेस, सच प्लेस क्या होना चाहिए, डिस्पोजल के लिए इंटरप्राइजेस को अवेलेबल होना चाहिए, मतलब तो क्या पढ़ा था हमने कि वो प्लेस डिस्पोजल के लिए अवेलेबल होना चाहिए इंटरप्राइजेस को। तो अब हम आगे इसका आंसर करते हैं, हम बताते हैं कि वो पी है या नहीं है इंडिया में। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे केस स्टडी जो है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, उसको देखते हैं। आपको उसको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, द फैक्ट ऑफ द केस आर सिमिलर टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप कमिश्नर ऑफ income tax international taxation. In this case, Supreme Court held that the race circuit constituted fixed place P of the SSC. The Supreme Court observed that the essential condition which need to be satisfied for the existence of PE under Article 5(1) of the India UK DTAAR क्या है, existence of fixed place of business, or the business of the enterprises wholly or partly carried out through that fixed place of business. The major contention put forward on behalf of the SSC was the fact that an access to the SSCs was only given during the period of 6 weeks SS period, and the circuit was built by the Indian contractor using its own engineer and architects, and it was एट द डिस्पोजल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, मतलब डिस्पोजल उन्होंने क्या किया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था ना, तो डिस्पोजल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्टर एज द प्रमोटर ऑफ द इवेंट। द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड द मैनर इन विच कमर्शियल राइट्स वर enjoyed by the SSC and its affiliates to determine who was the actual control of the event. The facts
clearly highlighted that though Indian contractor was designated as the promoter of the event, in reality its authority to act as promoter was severely restricted. This clause clearly highlight, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्टर का क्या था वहाँ पे काम जो था बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था। अब देखिए ये क्या पॉइंट यहाँ पे बोला है, सर्किट इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एसएससी। द एसएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर inclusion of the event in the F1 championship, the Formula 1 championship. The SSC had full access to the pit, padlock, buildings, etc. during the SS period. The passes issued by the SSC could not be क्वेश्चन बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सब सारे पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए थे पहले, ये सारे पॉइंट्स क्या कर देने हैं आपको यहाँ पे बस लिख देने हैं। कॉन्सिक्वेंटली कोर्ट ने अपना डिसीजन कर दिया कि यहाँ पे यहाँ पे जो इंडिया में यहाँ पे इनका बन रहा है पी, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस भी है और बिजनेस का परमानेंस भी है। यहाँ पे वो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस का यहाँ पे सम एक्सटेंट तक परमानेंस भी है। तो अप्लाइंग द रैशनल्स ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द एग्रीमेंट एंटर्ड बाय द HRWC एंड इट्स एक्टिविटी परसुएंट देयर टू कंस्टिट्यूट पी इन इंडिया। ठीक है, तो आपको ये एक बार रीडिंग इसका देना है अच्छे से। एक बार आप रीडिंग करिए तो आपको पूरा, मैंने जब डिस्कस कर दिया तो आपको पूरा अच्छे से याद रहेगा, चीज़ें अच्छे से पूरी चीज़ें याद रहेगी आपको। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, एडवाइस RCIL वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड एनी टैक्स ऑन पेमेंट टू HRWC, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। RCIL जो इंडिया की कंपनी थी उससे कोई टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा क्या? उसने जो पेमेंट किया, RCIL इंडिया जो है उसने जो पेमेंट किया HRWC को, तो HRWC को क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो रहा है, और नॉन रेजिडेंट है तो इनको तो यहाँ पे RCIL को ये विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रीजनिंग देना है कि हाँ RCIL को विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि HRWC का इनकम जो है टैक्सेबल है इंडिया में, इसलिए RCIL को विद होल्डिंग टैक्स यहाँ पे डिडक्ट करना है। अब आ गया स्टडी नंबर 3, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ प्राइड इंक अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एडवाइस पेयर लिमिटेड एज टू वेदर टैक्स ऑन द फीस ऑफ प्रोफेशनल में काटना है या फिर उसको 194J में डिडक्ट करना है या 195 में डिडक्ट करना है। एक बार मैं आपको यहाँ पे केस स्टडी पढ़ा देता हूँ, दिखा देता हूँ। प्राइड इंक अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ द USA। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इट्स ग्लोबल एसेट इज़ 50 करोड़। द वैल्यू ऑफ एसेट पूरे वर्ल्ड की एसेट कितनी है, 50 करोड़। द वैल्यू ऑफ एसेट इन इंडिया 25 करोड़। अब एसेट 25 करोड़। इट्स टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 $, इक्विवेलेंट टू द 90 करोड़। आउट ऑफ 10 बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड इन 1924 बोर्ड मीटिंग, 10 में से मतलब मेजोरिटी ऑफ मीटिंग क्या हो रहा है, हेल्ड आउटसाइड इंडिया। 10 में से ओनली 4 मीटिंग हो रही है इंडिया में, तो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है। द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस फॉर कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस आर होल कंपनीज बिजनेस एज अ होल आर हाउएवर मेड बाय द डायरेक्टर्स लोकेटेड इन इंडिया। की डिसीजंस कौन ले रहा है, जो मैनेजमेंट इंडिया में बैठा हुआ है वो ले रहा है। एट द मीटिंग हेल्ड इन इंडिया, अच्छा इंडिया में जो मीटिंग हो रही है। योर क्लाइंट पेयर लिमिटेड एन इंडियन कंपनी विशेष टू रेमिट एन अमाउंट टुवर्ड्स प्रोफेशनल फीस ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन इंडिया बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ हमारी क्लाइंट जो है उसे पे कर रही है, तो हमें क्या उनको बताना है कि किस में टैक्स डिडक्ट करें, 194J में करें, 194J में करें या 195 में करें, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है प्राइड इंक लिमिटेड। देखिए अब यहाँ पे प्राइड इंक लिमिटेड क्या है, नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट इंडिया में फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब होती है, जबकि उनका एक्टिव बिजनेस टेस्ट सेटिस्फाइड होता है। एक्टिव बिजनेस टेस्ट अगर सेटिस्फाइड होगा तो वो क्या होगा, तो एक्टिव बिजनेस टेस्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 50% ऑफ द 50 करोड़ है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट क्या होनी चाहिए, लेस देन 50 करोड़ होनी चाहिए, तभी एक्टिव बिजनेस टेस्ट सेटिस्फाई होगा। इंडिया की जो एसेट है वो ग्लोबल एसेट की लेस देन 50% होनी चाहिए वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है 50 करोड़ क्या है ग्लोबल वैल्यू एसेट की, और इंडिया की 25 करोड़ है, तो 50% तो 50% हो जाता है इंडिया के एसेट की वैल्यू।
तो ये कंडीशन यहाँ पे ABOI टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, इंडिया में रेजिडेंट हो जाएगी ये कंपनी। और बोर्ड मीटिंग भी क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 आउट ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग ही इंडिया में हो रहा है। तो खैर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इंडिया में क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। और ABOI टेस्ट क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। और वैसे भी की मैनेजरियल डिसीजन क्या है, वो भी इंडिया में लिया जा रहा है। आपको ये सब लिखना है कि मैनेजरियल डिसीजन जो भी है, बोर्ड मीटिंग जो हो रहा है, वो इंडिया में लिया जा रहा है। और यहाँ पे एसेट की वैल्यू भी यहाँ पे 50% है इंडिया की जो एसेट की वैल्यू है। तो ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये रेजिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, अब रेजिडेंट इन इंडिया हो गया, तो रेजिडेंट इन इंडिया हो गया। प्राइड इंक जो है प्रोफेशनल फ़ी पे करेगा इंडियन कंपनी प्राइड इंक को। तब 194J क्या होता है कि प्रोफेशनल फ़ी अगर हम कोई पे करते हैं रेजिडेंट को, इंडियन रेजिडेंट को अगर कोई प्रोफेशनल फ़ी पे करते हैं तो उनका 194J में TDS डिडक्ट होता है। 194J क्या है, इनकम स्पेसिफिक है। इनकम मतलब प्रोफेशनल फ़ी इनकम स्पेसिफिक है ये सेक्शन, प्रोफेशनल फ़ी इसमें टैक्स होगा। और 195 क्या है, ये नहीं रेजिडेंशियल स्टेटस स्पेसिफिक है, मतलब रेजिडेंशियल स्पेसिफिक SSC स्पेसिफिक है। 195 क्या है, SSC स्पेसिफिक। 194J क्या है, इनकम स्पेसिफिक। 195 क्या है, SSC स्पेसिफिक। सिर्फ नॉन रेजिडेंट को ही हम इस पर टैक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फॉरेन कंपनी को, नॉन रेजिडेंट को सिर्फ टैक्स करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए, तो एक CBDT का सर्कुलर आया है कि प्राइड लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी भले ही इंडिया में वो रेजिडेंट है, लेकिन फिर भी वो कंपनी क्या रहेगी, फॉरेन ही रहेगी, क्योंकि रेजिडेंट भले ही इंडिया में हो जाए लेकिन कंपनी वो क्या रहेगी, फॉरेन ही रहेगी। तो ये क्या है, इंडिया में रेजिडेंट है। तो इंडिया में रेजिडेंट है तो क्या टैक्स इस पर 194J में भी लग रहा है, क्योंकि वो रेजिडेंट इन इंडिया है और फॉरेन कंपनी है तो 195 भी आ रहा है, इस पर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये क्योंकि स्पेसिफिक एक दिया गया है कि हम इस SSC को सिर्फ इसी में टैक्स करेंगे, स्पेसिफिक ये सेक्शन इसीलिए बनाया गया है, तो हम इसमें 195 में ही उसे टैक्स करेंगे, 194J में नहीं करेंगे। ये आप इसका एक बार आंसर पढ़िएगा, आपको पूरा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो बस ये हमारा इतना सा था ये डिस्कशन। तो आप इसे अच्छे से एक बार देखिए और केस स्टडी को आप पढ़िए और फिर उसके आंसर्स को पढ़िए, आप पूरा दिमाग में आपका सेट हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप शुरू में ऐसे पढ़ते तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, अब आपने ये देख लिया तो आपको आराम से पूरा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।